हैं दक्षा द डेडली कॉन्स्पिरेसी 2025 में ही रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत बनर्जी नाम के साइंटिस्ट से होती है। उसको एक बंदा फोन करके कहता है कि सर 5,000 दे दो, दारू पीना है, कितने दिनों से मांग रहा हूँ आपसे, आप देते नहीं हो। तो बनर्जी कहता है इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है तुम्हें, फिर भी दारू के लिए अलग से पैसे चाहिए, बताओ, जो काम देता हूँ ढंग से तो करते नहीं, इतनी सैलरी का करते क्या हो फिर। तो वो आदमी कहता है सर आपको मैं हमेशा बंदे सप्लाई करके देता हूँ, इतने सारे बंदों को आप क्या करते हो, मैंने कभी पूछा कि आपसे, नहीं ना, फिर आप मेरे पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो बनर्जी भी कहता है ठीक है 5,000 दे दूंगा, पर कल तक 100 लोग चाहिए, उनका बंदोबस्त कर देना। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असल में यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बनर्जी एक साइंटिस्ट है और अलग अलग दवाइयाँ वगैरह बनाता है, इसी के लिए उसको लैब रैट चाहिए, यानी कि ऐसे लोग जिन पर वो अपनी दवाइयाँ टेस्ट कर सके। और ये लोग कोई भी हो सकते हैं, अपहरण किए हुए, गरीबों को नौकरी का लालच देकर लाया गया, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। और उन बंदों को बनर्जी के पास लाते ही उनको कैद कर लिया जाता है और फिर अलग अलग दवाइयाँ उन पे टेस्ट होती हैं। बनर्जी दोस्तों अभी एक ऐसी दवा बना रहा है जिससे कैंसर का इलाज हो जाए, पर इस दवा के चक्कर में अभी तक उसने करीब 300 लोगों की हत्याएं कर दी है अपनी दवाइयाँ देकर। बनर्जी इतना अमीर नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर सके। उसका एक बॉस है जिसका नाम है बलराम। बलराम फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया में ये दावा कर लिया है कि वो जल्द ही कैंसर को खत्म करने की दवा बना लेगा। इस दावे पर उसने अभी तक करोड़ों की फंडिंग भी हासिल कर ली है। कई सारे इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में बेहिसाब पैसा लगा चुके हैं, इसीलिए बलराम को वो दवाई किसी भी हाल में बनानी होगी। लेकिन अभी तक उसको कोई ऐसा रिजल्ट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार मानने वाला नहीं है। वो किसी भी तरह ये दवा बनाकर ही रहेगा, चाहे फिर हजारों आदमी क्यों ना लग जाए। अगले सीन में दोस्तों हम एक बंदरगाह को देखते हैं, जहाँ उस आदमी ने बनर्जी को सप्लाई करने के लिए 100 बंदे कंटेनर में डाल दिए थे, जो गरीब थे, मजदूर थे, सड़क पर सोने वाले लाचार लोग थे, जिन पर अब क्या होगा, दवाइयों का टेस्ट। वो आदमी जब हर कंटेनर्स को चेक कर रहा होता है तभी अचानक से अजीब सा धुआं फैलने लग जाता है। अब पहले तो उसको लगता है कि मशीनों का धुआं होगा, लेकिन वो धुआं धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उस धुएं के अंदर से कोई अजीब सी चीज बाहर निकल कर आ जाती है, जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना होता है। देखकर तो ऐसे लगता है कि शायद कोई इंसान है जिसने डरावना मास्क पहना हुआ है। लेकिन दोस्तों उसको देखकर बनर्जी के बंदे की हालत खराब हो जाती है। उसको लगता है कि ये कोई भूत है जो मारने के लिए आ गया है मुझे, और होता भी यही है। वो मास्क वाला इंसान उस आदमी की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी हो जाती है मौत। अगली सुबह पूरा बंदरगाह पुलिस और मीडिया से घिरा होता है। चारों तरफ वो पीली टेप लगाई गई होती है, लोग दूर से तमाशा देख रहे होते हैं और ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी ऑफिसर दक्षा के हवाले की गई होती है। एक तीखी सोच और ठंडे मिजाज वाली पुलिस ऑफिसर है ये, जिसका नाम पूरी फोर्स में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। दक्षा की आंखें हर कोने को स्कैन कर रही होती हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट विक्रम पहले से मौजूद था। वो लाश का निरीक्षण करके दक्षा से कहता है कि इस बंदे को सर पे गहरी चोट लगी है, जो कि शायद गिरने की वजह से हुई है, और अब हो सकता है कि वही चोट से इसकी जान गई हो। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी गर्दन में इंजेक्शन का भी निशान है। किसी ने नजदीक से इसके अंदर इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन में क्या था वो तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर ये बंदा गिरते ही मर जाता तो फिर किलर को इंजेक्शन लगाने की क्या जरूरत थी। हो सकता है वो ये कंफर्म करना चाहता हो कि इसके बचने के चांसेस ही ना बचे। दक्षा फिर दोस्तों आसपास मौजूद लोगों से भी पूछने की कोशिश करती है कि किसी ने कुछ देखा था क्या। तो बंदरगाह पे काम करने वाले सभी डर जाते हैं और डरते डरते उसको अजीब अजीब बातें बताते हैं कि हमने किसी शैतान को देखा, वो कोई इंसान नहीं था, एक शैतान था जिसने इसकी हत्या की है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, दक्षा ये बात तो मानने वाली थी नहीं कि भूत हत्या कर सकता है, इसीलिए वो अपनी जांच शुरू कर देती है ताकि इस हत्या के पीछे है कौन पता लगाया जा सके। दूसरी तरफ बलराम अपने साथी के मरने से बड़ा ज्यादा परेशान हो चुका था कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये काम करता हूँ। लेकिन जो भी हो दोस्तों, बलराम अपने काम को रोकने वाला नहीं था। बनर्जी उसको अपनी नई बनाई हुई दवा एक बंदे पे टेस्ट करके दिखाता है कि इस बार भी दवा सही है या नहीं। लेकिन ये दवा भी ठीक नहीं थी दोस्तों। दवा का असर होते ही वो बंदा तड़प तड़प कर मर जाता है, जिससे उनका ये टेस्ट भी हो जाता है फेल। और इस दवाई के चक्कर में न जाने कितने ही लोगों की जान जानी बाकी थी अभी, क्योंकि इंसानियत तो इन दोनों के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई थी ना। इधर दक्षा स्केच आर्टिस्ट को बुलाती है और लोगों द्वारा बताए हुए उस किलर के हुलिये का स्केच बनाती है। बेचारा आर्टिस्ट क्या करता, उस हुलिये के हिसाब से शैतान का ही स्केच बना देता है, जिससे अब किलर का पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। दक्षा परेशान हो जाती है कि कैसे ढूंढेंगे उस किलर को। तो विक्रम कहता है कि रिपोर्ट के हिसाब से किलर ने बस एक इंजेक्शन का इस्तेमाल ही किया था। हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो जिसे पता था कि इंजेक्शन के अंदर किस तरह के केमिकल को मिलाया जाए तो तुरंत ही मौत हो जाती है, क्योंकि ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया है उसकी बॉडी में जो मरा। तो दक्षा कहती है मरने वाले इंसान की जानकारी निकालने पर ऐसी कुछ खास चीज हमें पता नहीं चली कि वो कोई फेमस बंदा हो या नॉर्मल काम करने वाला बंदा था। लेकिन हाँ, मौका वारदात से उसका फोन जरूर गायब था। शायद फोन में कुछ ऐसा हो जो किलर हासिल करना चाहता था, और किलर जानता था कि हम फोन से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसीलिए वो फोन भी अपने साथ लेकर गया। ये कोई मेरे ख्याल से पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, या फिर
मार्केट में कोई नया सीरियल किलर आ गया है, पता लगाना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों हम रमेश नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं, जिसे अपने चैनल के लिए बढ़िया सी न्यूज चाहिए थी। वो उन स्केच की फोटो जो दक्षा ने स्केच आर्टिस्ट के जरिए बनवाई थी, उसे लेकर विनोद नाम के बंदे के पास आ जाता है, जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो रमेश कहता है कि देखो, किलर को देखने वाले लोगों ने कहा कि पहले चारों तरफ धुआं हुआ, फिर वो शैतान जैसा किलर सामने आया, फिर मौत हुई। तो विनोद कहता है कि मेरे ख्याल से ये भ्रम की वजह से हुआ है। वो धुआं कुछ ऐसी गैस छोड़ता होगा जिससे इंसान को भ्रम आ जाए, और इसी वजह से लोगों को लगा होगा कि उन्होंने शैतान को देखा। ये न्यूज अभी के लिए काफी बढ़िया थी, इसलिए रमेश मीडिया में ये खबर फैला देता है कि विनोद ने कंफर्म किया कि ये सब भ्रम की वजह से हुआ है, यानी लोगों में भ्रम हुआ है और इसीलिए उनको शैतान नजर आया। इस न्यूज को देखकर दक्षा परेशान हो जाती है कि ये मीडिया वाले ना अपना फालतू का काम करते रहते हैं बस। इसीलिए वो विनोद को अपने पास बुलाकर उस पे ही चिल्ला देती है कि पुलिस की परमिशन के बगैर किसी भी मीडिया वालों को अनसॉल्व्ड केस पे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बहुत ही एक्सपर्ट समझते हो क्या अपने आप को? अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है बस। वो विनोद कहता है, अरे मैंने जो बताया है वो आपका केस सॉल्व करने में हेल्प कर सकता था, लेकिन आपके खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि चुटकियों में केस सॉल्व कर दोगे तो ठीक है, कर दो, आपकी मर्जी, कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में दोस्तों हम जेम्स नाम के बंदे को देखते हैं, और ये बंदा पता है कौन है? बलराम की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने और किस तरह से दवाइयों को बनाने का प्रोसेस चल रहा है, इसी सिलसिले में आया होता है इंडिया। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो स्पा के अंदर मसाज करवाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ भी ढेर सारा धुआं आना शुरू हो जाता है। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वही किलर आकर जेम्स को भी इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो भी वहीं पे अपना दम तोड़ देता है दोस्तों। मतलब कि ये हत्या भी उसी इंजेक्शन किलर ने की है। और फिर जानकारी मिलते ही दक्षा अपनी टीम लेकर पहुंच जाती है स्पा में, और वहां काम करने वाली लड़की से इसके बारे में पूछती है कि किलर कैसा दिखता था। तो उनका भी यही जवाब होता है कि बिल्कुल शैतान जैसा था, इंसान तो लग ही नहीं रहा था। और यहाँ भी वही सेम चीज हुई, पहले धुआं आया, फिर वो किलर, और फिर जेम्स पे इंजेक्शन लगा के मार दिया, जिससे अब दक्षा को भी लगने लग जाता है कि शायद विनोद सही कह रहा था कि वो धुआं लोगों को भ्रम करता होगा, ताकि किलर का चेहरा मास्क के साथ भी लोग पहचान ना पाए। बहुत ही शातिर दिमाग पाया है इस किलर ने। ये स्पा दोस्तों एक होटल के अंदर बना होता है, तो दक्षा होटल की जानकारी निकाल क्या पाती, इससे पहले ही रमेश सीसीटीवी रूम में जाकर गार्ड को पैसे दे देता है और वहाँ की फुटेजेस ले लेता है, वरना पुलिस तो उसको कभी देने वाली थी नहीं फुटेजेस। और अगर फुटेज में किलर स्पा के अंदर जाता हुआ नजर आया तो बस ये न्यूज उनके चैनल को कर देगी वायरल। वो फुटेज वाले मेमोरी कार्ड को मुंह के अंदर दबाकर होटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दक्षा उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि होटल सभी के लिए बंद था, फिर तुम अंदर क्यों आए? ये देखो आखिरी वार्निंग है तुम्हारी, आइंदा तुमने पुलिस के काम में घुसने की कोशिश की तो सीधे अंदर कर दूंगी। इतना कहकर वो उसको भगा तो देती है, पर रमेश का तो काम बन गया था दोस्तों। वो घर आकर सारी फुटेजेस अच्छे से देखता है, और जो उसको फुटेज में मिलता है ना, उसके होश उड़ा देता है वो, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसे वो डायरेक्ट चैनल पर दिखा भी नहीं सकता। इसीलिए वो कमिश्नर को फोन करके उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, ताकि फुटेजेस के बारे में बता सके। तो कमिश्नर उसको अपने पास बुलाता है, जहां रमेश उसको सारी बातें बताता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या कहा। कमिश्नर भी ये जानकर हैरान। वो विक्रम को अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए पर्सनल रीजंस की वजह से, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये किलर का केस खुद हैंडल करो, एक ऑफिसर की तरह। विक्रम मान जाता है। वहीं कमिश्नर के ऑफिस में दोस्तों एक फीमेल कांस्टेबल होती है, जिसे भी रमेश की बात सुनकर किलर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो किलर की जानकारी बलराम को दे देती है। और ये जानने की देरी थी कि बलराम के गुंडे किलर को मारने निकल पड़ते हैं, क्योंकि किलर की वजह से बलराम का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वो जेम्स मारा गया था, इसीलिए वो किलर को छोड़ेगा नहीं। और बलराम के भेजे हुए गुंडे सीधे दक्षा के पास पहुंच जाते हैं उसको मारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फुटेजेस के मुताबिक किलर कोई और नहीं बल्कि दक्षा ही है। उसने मिथिला नाम से होटल में एंट्री की, उसके बाद स्पा में मास्क लगाकर अंदर पहुंची और जेम्स की कर दी हत्या। जो इंसान किलर का केस सॉल्व कर रहा था, असल में किलर वही निकला। और वो गुंडे फिर दक्षा को मारने की कोशिश करते हैं। दक्षा को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, तो वो भी उन गुंडों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला करती है और सभी की कर देती हालत खराब। लेकिन तब वहाँ पे विक्रम बाकी ऑफिसर के साथ दक्षा को पकड़ लेता है। दक्षा की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसको खुद नहीं पता था कि लोग मुझे किलर क्यों कह रहे हैं। सारे मीडिया में छा जाता है कि रक्षक ही भक्षक निकला, किलर होकर अपने ही केस सॉल्व करके दक्षा ने सभी को बेवकूफ बना दिया। और अब विक्रम दक्षा को लेके जाता है इंटेरोगेशन रूम में और उससे कहता है कि देखो, अगर तुम ही वो किलर होती तो एक पुलिस वाली होने की वजह से कम तुम्हें इतना तो पता ही होता कि होटल में सीसीटीवी होते हैं जो आसानी से तुम्हें पकड़ सकते हैं, तो इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो? तो दक्षा कहती है, कौन दक्षा? मेरा नाम मिथिला है, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ। हाँ दोस्तों, ये तो ट्विस्ट आ गया। विक्रम भी हैरान हो जाता है कि कौन सा नशा करके आई हो दक्षा, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और दक्षा जब ये कह रही थी कि वो मिथिला है, उसको अचानक से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, मानो उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो उस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। और तभी हो जाती दक्षा बेहोश। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। कमिश्नर तो विनोद को बुलाता है ताकि वो दक्षा के बारे में जान सके कि असल में उसको हुआ क्या है। तो विनोद दक्षा को बिल्कुल एक हिप्नोटाइज स्टेट में लेके जाता है
और उससे उसके बारे में पूछता है। तब दक्षा अपने बारे में बताना शुरू करती है। और दोस्तों, यहाँ से हम बहुत ही डार्क और दुख से भरे पास्ट में पहुंच जाते हैं। अब पास्ट की कहानी शुरू होती है मिथिला नाम की लड़की से, जो कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सबकी मदद करना उसका काम है। उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने। मेहनत करके MBBS का एग्जाम पास भी करती है। मिथिला के पिता भी डॉक्टर थे, लेकिन वो इंग्लिश दवाइयों के नहीं बल्कि आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनका मानना था कि आयुर्वेदा में ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है जो इंग्लिश दवाइयां कभी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी आयुर्वेदा से ठीक की जा सकती है। उनके इस दावे से दोस्तों लोग उनको पागल कहते थे कि ये इंसान पागल हो गया है। गैर तो गैर अपनी ही बेटी मिथिला अपने पिता पर विश्वास नहीं करती थी कि आयुर्वेदा कैंसर का इलाज कैसे कर सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश दवाइयों पर भरोसा करने वाली लड़की थी। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ अनजान लोग उसके पिता की कर देते हैं हत्या, और उस दिन के बाद से मिथिला अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। मरने के बाद भी लोग उसके पिता को पागल साइंटिस्ट कह के बुलाते थे। और तब मिथिला ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता की रिसर्च खुद चेक करेगी। देखना चाहती थी वो कि क्या मेरे पिता का कहना सच था या फिर झूठ। और जैसे जैसे वो अपने पिता के नोट्स और फाइल्स को पढ़ती गई, उसके होश उड़ने लग गए कि जिन पौधों के बारे में उसके पिता ने अपनी रिसर्च में लिखा था, उनसे दवा बनाकर कैंसर को ठीक किया जा सकता है। उनमें वाकई दोस्तों वो हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद थी। और ये सब देखकर मिथिला बिल्कुल हैरान और खुश भी। उसको बुरा भी लग रहा था कि उसने कभी अपने पिता पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वो फैसला कर लेती कि दुनिया की नजरों में ये साबित करके रहूंगी कि मेरे पिता पागल नहीं थे, उन्होंने सच में कैंसर की दवा बनाई थी। और मिथिला वही दवाई बनकर गरीब लोगों में मुफ्त में बांटना चाहती थी, ताकि सभी तक ये दवा फ्री में पहुंच सके। जबकि इंग्लिश दवाइयां कितनी महंगी होती हैं, लाखों में आती हैं कैंसर की। साथ ही मिथिला अपने पिता का क्लिनिक, जो उनके मरने के बाद से बंद पड़ गया था, उसे फिर से शुरू करती है। चंद पैसों में वो लोगों का इलाज करती है और सिर्फ एक बार दवा लेकर लोग ठीक भी हो जाते हैं। और इस तरह लोगों की नजरों में मिथिला और उसके पिता की इज्जत बढ़ने लग गई थी। पर कैंसर की दवा बनाकर पूरे देश में बेचना, इतने पैसे उसके पास नहीं थे। उसको इन्वेस्टर्स चाहिए थे जो उसके बताए गए तरीके से दवा बनवा सके। इसीलिए वो एक मीटिंग रखकर सारी दुनिया को बताती है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला, बस दवा तैयार करने के पैसे चाहिए। इसीलिए बलराम सामने आता है, जो मिथिला को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। मिथिला की दवा बनती है और सभी कैंसर पेशेंट्स को मुफ्त दी जाती है। लेकिन ये दवा खाते ही सभी की दोस्तों हालत खराब हो जाती है। दवा के लॉन्च वाले दिन ही वो दवा खाकर हजारों लोग मारे जा चुके थे। इसीलिए लोग मिथिला से गुस्सा होकर उसके घर और क्लिनिक में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। मिथिला की जान लेने की सोचते हैं वो कि नकली दवा से लोगों को बेवकूफ बना रही है। और मिथिला को यकीन नहीं होता कि उसकी दवा, वो भी आयुर्वेदिक, इसके साइड इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। जरूर किसी ने दवा के अंदर कुछ मिलाया होगा। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके पास आता है बलराम। कहता है, जैसा बाप वैसी बेटी। तेरा बाप भी कैंसर की दवा बनाना चाहता था, इसलिए उसको मारना पड़ा। पर अब तूने तो पूरा पता कर लिया है दवा बनाने का, इसलिए तुझे भी मरना होगा, क्योंकि तुम जैसे लोग मुफ्त में कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर रहे हो। और हमारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का फिर क्या होगा? रोड पे आ जाएंगे क्या हम? मरने के लिए तैयार रहो। बड़े रूड तरीके से कहता है दोस्तों वो। उसने वो हार्ड डिस्क भी ले लिया था जिसमें मिथिला ने तरीका लिख कर रखा हुआ था कैंसर वाली दवा बनाने का। और ये जानकर मिथिला समझ जाती है कि उसके पिता को बलराम नहीं मारा। तुरंत घर से भागने की कोशिश करती है बेचारी, लेकिन बलराम उसके अंदर जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है। मिथिला जैसे तैसे घर से बाहर आ जाती है और स्कूटर से दूर निकल जाती है। पर थोड़ी दूर आते ही जहर के असर की वजह से उसका हो जाता है एक्सीडेंट और उसे बड़ी गहरी चोट आती है। इसके बाद तो बलराम के गुंडे मिथिला को उसके घर में डालकर वहां पे लगा देते हैं आग, ताकि दुनिया को लगे कि गलत दवा बनाने से वो गुस्सा हो गई और मिथिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया गिल्ट में। बलराम के पास वो हार्ड डिस्क आ चुका था, तो बलराम का प्लान था इस हार्ड डिस्क में मौजूद आयुर्वेदा की जानकारी की मदद से कैंसर वाली दवा बनाऊंगा और आयुर्वेदा दवा को इंग्लिश दवा बताकर उसे बेचूंगा, वो भी लाखों के दाम पर। लेकिन दोस्तों हार्ड डिस्क सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनक्रिप्टेड थी, यानी कि एक बार भी गलत पासवर्ड डालकर इसके अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश की तो हार्ड डिस्क हो जाएगी खराब। और मिथिला तो मर गई, फिर तरीका कैसे पता चलेगा? बलराम का दिमाग खराब हो जाता है कि इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं लगा हाथ। इसीलिए वो आज तक कैंसर की दवा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन बनी नहीं। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, जिसे भगवान बचाना चाहे उसको कौन मिटा सकता है। जहाँ घर में अकेली मिथिला मर रही थी कि तभी एक इंसान वहाँ पे आता है जो उसे बचा लेता है, उसको घर से बाहर लेके जाता है, उसका इलाज करवाता है। साथ ही चेहरा जलने की वजह से मिथिला की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ जाती है। अब जाकर बनती है यहाँ से मिथिला दक्षा। ये सारी बात जब विनोद सुनता है तो वो कमिश्नर से कहता है कि ऐसा मानकर चल सकते हैं कि वो दो जिंदगी जी रही है, एक मिथिला की जो उसका पास्ट था और दूसरी दक्षा की। एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त कमजोर हो गई, इसलिए उसने भुला दिया कि वो मिथिला थी और अपने आप को दक्षा मानने लगी। लेकिन जब कभी उसका माइंड ट्रिगर होता और उसे याद आता कि वो मिथिला है तो वो अपने दक्षा वाले हिस्से को भूल जाती। जब इसने जेम्स और बलराम के साथी को मारा तो ये काम दक्षा ने नहीं बल्कि मिथिला ने किया था। इसलिए दक्षा खुद अपना केस यानी कि मिथिला के द्वारा की गई हत्या का केस खुद ही सॉल्व करने में लग गई। ये सुनकर विक्रम और कमिश्नर दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि बेचारी दक्षा के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। पर दोस्तों अब कमिश्नर को बलराम की सच्चाई मालूम हो गई थी, तो बस उसको कुछ सबूत चाहिए थे बलराम और उसके धंधे को खत्म करने के लिए। दक्षा का
ये हत्या वाला केस कोर्ट तक जाता है, जहां वकील ये साबित कर देता है कि दक्षा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। जो हत्या हुई है वो दक्षा ने नहीं बल्कि मिथिला ने की है। इसलिए जज ये फैसला करते हैं कि दक्षा को जेल नहीं होगी, उसे मेंटल असाइलम में रखा जाएगा। लेकिन जिस गाड़ी से उसको असाइलम लेके जाया जा रहा होता है वो गाड़ी असल में बलराम के गुंडों की होती है। वो समझ गया था कि मिथिला वापस आ चुकी है जो सबसे पहले उसको ही मारेगी, इसीलिए वो दक्षा को मारना चाहता है दोस्तों। पर दक्षा उन सभी गुंडों की अकेले बजा देती है, क्योंकि वो पहले डॉक्टर थी और अब पुलिस वाली। हिम्मत और ताकत उसमें बहुत ज्यादा है। अब अगले सीन में बनर्जी बलराम को फोन करके कहता है कि मिथिला बच गई है, निकम्मे गुंडे उसको मार नहीं पाए, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको मेरे ही असाइलम में लाया जा रहा है, मैं यहीं उसका खेल खत्म कर दूंगा। तो बलराम कहता है कि ध्यान रखना कहीं वो तेरा गेम न बजा दे। और अब जैसे ही मिथिला को असाइलम लाया जाता है, बनर्जी उसके अंदर जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसकी जान लेने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन मिथिला तुरंत खुद को बचाकर बनर्जी पे टूट पड़ जाती है और कैंची उठाकर उसके सीने पे इतने वार करती है कि बनर्जी का सीना छलनी हो जाता है, उसकी जान चली जाती है। इसके बाद मिथिला उस जगह जाती है जहां बनर्जी लोगों पे टेस्ट करता है और वहां जाकर वो उन सभी लोगों को बनर्जी के चंगुल से आजाद कर देती है। दूसरी ओर दोस्तों बलराम एक पार्टी रखता है अपने सारे इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि बनर्जी जिस दवा पे काम कर रहा था वो काफी हद तक बनकर तैयार हो चुकी थी, बस कुछ और टाइम में पूरी तरह से बन जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था कि अब दवा कभी नहीं बनने वाली, क्योंकि बनर्जी का तो पत्ता कट गया। उस पार्टी में बिन बुलाया मेहमान की तरह कमिश्नर भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास अब इतने सबूत आ चुके थे कि उनके बिना पर वो बलराम को अरेस्ट कर सकता था। वो उससे कहता है कि पार्टी में सबको बुलाया लेकिन मिथिला को नहीं बुलाया आपने, उसके बगैर मजा कैसे आएगा। और मिथिला का नाम सुनते ही बलराम के पसीने छूट जाते हैं कि इसको मिथिला के बारे में पता कैसे चला। तो वो अपने गुंडों को फोन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको कैसे भी करके यहाँ से निकाल सके। पर तभी वहाँ भी दोस्तों धुआं फैलने लग जाता है जिसे फैलाया था मिथिला ने। बलराम कुछ सोच समझ पाता इससे पहले मिथिला वहां आकर उससे लड़ने लग जाती है। बलराम बूढ़ा था, थोड़े बहुत हाथ पैर मारता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। और तब वहां पे वो बंदा भी आ जाता है जिसने मिथिला को उस घर से बचाया था और उसको एक नई जिंदगी दी थी। तो असल में दोस्तों ये बंदा कोई और नहीं विनोद है, जो कि मिथिला का अंकल ही है। उसी के भाई को बलराम ने पागल बताकर मार डाला था। याददाश्त जाने के बाद उसी ने मिथिला को ट्रेन किया ताकि वो याद रख सके कि उसकी असली पहचान क्या है, जिससे वो अपने दुश्मनों को अपने ही हाथों से सफाया कर सके। वो दोनों मिलकर कमिश्नर के सामने ही बलराम को मार डालते हैं, लेकिन कमिश्नर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि बलराम ने न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान ली है। वो उनसे कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, मीडिया वाले आते ही होंगे। इसलिए वो दोनों चले जाते हैं दोस्तों। और अब इनका अगला टारगेट है उन सारी दवाई माफियों को पकड़ना जो सस्ती दवाओं को महंगा बेचकर बहुत मुनाफा कर रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ गरीबों को उठाना पड़ रहा है। इसमें विक्रम भी मिथिला का साथ देता है। उसने मीडिया में आकर बता दिया था कि दक्षा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसको असाइलम में रखा गया है, जबकि मिथिला आराम से विनोद के साथ बदमाशों को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है।